Yes. Now recording starts. Thank you, Charmi. Okay. Again, continuing. Covalent bonds, difficulty of carbon to form a stable ion. Why carbon can't form a stable ion? To achieve the electronic configuration of the nearest noble gas, if the carbon atom loses 4 of its valence electron, a huge amount of energy is involved, that is C4 plus बनने के लिए. Hence, it will be highly unstable due to presence of 6 proton and just 2 electron. 6 proton 2 electron को संभाल पाएगा नहीं, इसलिए C4 plus बनेगा नहीं. Similarly, if the carbon atom gains 4 electron to achieve the nearest electronic configuration of the noble gas, any, अगर उसको any बनना है, यानी कि नियॉन बनना है, तो C4 minus ion will be formed, यानी 4 इलेक्ट्रॉन उसको कहीं से लेने पड़ेंगे. But again, a huge amount of energy is required. Moreover, in C4 plus, it is difficult for 6 proton to hold 10 neutrons. Hence, to satisfy its tetravalency, carbon shares all 4 valence electron and forms covalent bond. अब यहाँ पे C4 minus आएगा, यहाँ जो है वो माइनस आएगा. ठीक है. आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, हमने पहले भी देखा है. आयोनिक बॉन्ड इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्राइमरीली बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. मेटल देता है इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटल जो है वो ले लेता है. द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन होल्ड्स देम टुगेदर. क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ वो बॉन्डेड रहते हैं. आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या थी, शॉर्टकट में थर्ड चैप्टर से निकाल दी गई है. Are usually crystalline solids made up of iron. Crystalline यानी डेफिनेट पैटर्न में होते हैं वो. Have high melting and boiling point, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी ज्यादा होता है, इसलिए उनके बीच का जो बॉन्ड है काफी स्ट्रांग होता है. उनको पिघालने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मेल्टेड. सॉलिड फॉर्म में कोई भी आयनिक कंपाउंड जो है वो पुअर कंडक्टर होता है, बट अगर वो मेल्टेड या तो मॉल्टन फॉर्म में या तो फ्यूज्ड फॉर्म में होता है, यानी कि पानी में डिसॉल्व फॉर्म में होता है, तो वो इजीली कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी. आर मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर एंड पोलर सॉल्वेंट. जनरली वाटर और पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, इन सब में नहीं हो पाएंगे. कोवेलेंट बॉन्ड्स. A covalent compound is formed when pair of electrons are shared between two atoms. It is primarily formed between two same non-metallic atoms, between non-metallic atoms with same similar electronegativity. या तो दो सेम नॉन मेटेलिक, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, O2 बनता है, N2 बनता है, H2 बनता है, सेम. या तो फिर दो अलग अलग जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर करती हो, जैसे HCl है, देन KCl है, तो ये सारे जो हैं उस तरह से. लुइस डॉट स्ट्रक्चर. अब जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, दैट इज एक्चुअली लुइस डॉट स्ट्रक्चर. Lewis structure is also known as Lewis dot structure or electron dot structure. They are basically diagrams with the element symbol in the center. The dots around it represent the valence electron of the element. जितने डॉट होते हैं ना, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो बाहर के आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही है. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम में, बट आउटर मोस्ट वाले में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे यू कैन सी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. बोरॉन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है. हाउ द कोवेलेंट बॉन्डिंग हैपेंस इन H2, N2 एंड O2. तो यहाँ पे देख सकते हो, ईच हाइड्रोजन एटम इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. इट रिक्वायर्स वन मोर इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट नियरेस्ट टू द नोबल गैस हीलियम जैसा बनने के लिए. तो यहाँ आप देखो, एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये दोनों एक दूसरे को ले दे नहीं करेंगे, एक ने दे दिया दूसरे ने ले लिया, ऐसा नहीं करेंगे. इनफैक्ट दे विल शेयर. ये शेयरिंग हो गया, ये दोनों एक दूसरे का शेयर करते हैं. ठीक है. और बनता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. क्यों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर इन्होंने शेयर किया है. ऑक्सीजन में डबल बनता है. क्यों डबल बनता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, ऑक्सीजन का 2 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो नियॉन जैसा बन सके, नियॉन जैसा नियरेस्ट कन्फिगरेशन बन सके. तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है अपना ऑक्सीजन पहला, ये दूसरा ऑक्सीजन. अब ये आउटर मोस्ट के जो दो दो इलेक्ट्रॉन है, वो दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और तब जाके यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके, अब ये 4 और ये 4, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के और दूसरे के भी 8 इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग हो रहा है यहाँ पे. क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बनता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड. नाइट्रोजन में सिमिलर वे में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है,
2 5 आउटर मोस्ट में है 5 इलेक्ट्रॉन, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए नियॉन जैसा बनने के लिए। तो अगेन यू कैन सी यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, अरेंजमेंट इस तरह से, बट वो जब शेयर करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आ जाएंगे, ये इस तरह से, और बनेगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। चौपल जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, ठीक है। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट एंड देयर स्ट्रेंथ। द सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन देम, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट, दोनों में से एक एक। इट डिपिक्ट्स द सिंगल लाइन बिटवीन द टू एटम, दो एटम के बीच में सिंगल लाइन होती है, उसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली डबल बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ, कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है? द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक सच बॉन्ड। उस पर्टिकुलर एटम्स को या उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो फॉर्म हुआ है उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगी? तो ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा बॉन्ड होंगे उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। The order of the bond strength when it comes to multiple bond, that is triple bond is greater than double bond is greater than single bond. सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगी? ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में, देन डबल बॉन्ड को, एंड देन सिंगल बॉन्ड को। This is to signify that the energy required to break 3 bond is higher than that of the 2 bonds or sorry double bond or single bond. Bond length कितनी होती है? Bond length is determined by the distance between the nucleus of the two atom in the bond. बॉन्ड का जो लेंथ है वो डिपेंड कहां से कहां करेगा? तो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का। The order of the bond length for multiple bond, that is triple bond, is less than double bond is less than single bond. ये उल्टा हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड होगा क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे को अटैच करेगा उतना जो लेंथ है वो कम हो जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में लेंथ कम होता है, उससे कम डबल बॉन्ड, सॉरी उससे ज्यादा डबल बॉन्ड में, और उससे भी कम सिंगल बॉन्ड में। The distance between the nuclei of the two atom is least when there is a triple bonded. अब यहाँ पे अलग अलग जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग इन NH&O with N polarity. अमोनिया, यू कैन सी अमोनिया बहुत ही सिंपल है। अमोनिया का स्ट्रक्चर सोचो, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है? 2 5, सॉरी नाइट्रोजन का 2 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। हाइड्रोजन का कैसा है? एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या करेंगे? एक नाइट्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन एटम के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। यू कैन सी हियर, ये दो जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं, एक नाइट्रोजन का है और एक हाइड्रोजन का। इसमें भी एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, इसमें भी नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का, और नाइट्रोजन की लोन पेयर जो है वो अलग से ही रहती है। तो दस हाउ इट फॉर्म्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड इन अमोनिया। अमोनिया NH3 में 3 कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनते दिखाई देते हैं। अमोनिया हैज 1 लोन पेयर। All the 3 NH covalent bonds are polar in nature. An atom is N atom is more electronegative than H atom. अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाती है, यानी वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और जो उससे कम इलेक्ट्रो है तो दोनों ही नेगेटिव, क्योंकि दोनों यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों नॉन मेटल है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगी, और उसके कंपेयर में जो कम नेगेटिव है वो पॉजिटिव साइन उसके ऊपर आ जाएगी। तो दिखेगा कुछ ऐसे, आप देख सकते हो ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा साइन है, आपके स्टडी में है नहीं फिलहाल तो, बट इसको ध्यान में रख सकते हो। डेल्टा नेगेटिव यानी कि इन दोनों के कंटेक्स में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कंटेक्स में, जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव यहाँ पे कंसीडर कहलाया जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के कंपेयर में हाइड्रोजन पॉजिटिव कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। Thus the shared pair of the electron lies towards the nitrogen atom. दूसरी एक बात कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हम दिख रहे हैं ना, ये नाइट्रोजन के करीब ज्यादा होगी, हाइड्रोजन से दूर होंगे और नाइट्रोजन के करीब ज्यादा होगी, क्योंकि नाइट्रोजन उसको ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा। This causes N atoms to acquire slight negative charge and H atom slight positive charge. तो पूरी तरह से पॉजिटिव या पूरी तरह से नेगेटिव नहीं हो जाता है। सिमिलरली H2O का भी देख सकते हो, H2O, hydrogen and oxygen, H2O. One oxygen atom shares its two electrons with the share its 2 electron with 2 hydrogen atom. तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एक ऑक्सीजन का है और एक हाइड्रोजन का, ये वाला भी एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का, और 2 लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो साइड पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 साइड पे है, जबकि यहाँ पे 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो वाटर में बनता है। वाटर हैज 2 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर जो है वो वाटर में,
The two OH bond covalent bonds are polar in nature. O atom is more electronegative than H atom. तो यहाँ पे भी जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. Thus the shared pair of electron lies towards oxygen atom. तो ये जो शेयरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो ऑक्सीजन के करीब ज्यादा रहेंगे और हाइड्रोजन से दूर रहेंगे. This causes oxygen atom to be slight negative and hydrogen to be slight positive. तो यहाँ देख सकते हो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कहलाया जाएगा. नाउ मेन कम्स टू कार्बन. कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन. कार्बन में किस तरह से बॉन्डिंग होती है? मीथेन मॉलिक्यूल CH4 is formed when 4 electrons of carbon share with the 4 hydrogen atoms. यहाँ देख सकते हो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जब इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कार्बन के आउटर मोस्ट के ये देखो ये 4 है, 1 2 3 एंड 4. ये नीचे अंदर बीच वाले 2 मत काउंट करना, आउटर मोस्ट वाले काउंट करना. और हाइड्रोजन जो है वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इस तरह से. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2. तो इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन जो है बट अलग अलग 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं CH4 में. तो इस तरह से मीथेन का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. कोवेलेंट कंपाउंड्स की कैसी होती है? ऑल आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड. मॉलिक्यूलर यानी कि जुड़े हुए कंपाउंड है, ये शेयर्ड कंपाउंड है इसलिए सारे के सारे मॉलिक्यूलर है. आर गैसेस, लिक्विड और सॉलिड. सॉलिड में भी होते हैं, गैस में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं. हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन से नहीं जुड़े, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं, वो भी स्लाइट वाला. इसलिए यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी वीक है, इजीली तोड़ा जा सकता है एज कंपेयर टू आयोनिक वन. हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अगेन क्योंकि अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा लो है एज कंपेयर टू आयोनिक वन. आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन ऑल फेजेस. हर तरह से ये पुअर कंडक्टर ही है, किसी भी कंडक्शन होता नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का. आर मोस्टली सॉल्युबल इन द नॉन पोलर लिक्विड. नॉन पोलर लिक्विड यानी पेट्रोल, केरोसिन, इन सब में डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा. तो ये कोवेलेंट और आयनिक का सबसे बड़ा डिफरेंस है. नाउ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. एलोट्रोप्स क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट. द फिनोमिना ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म with similar chemical property is known as allotropy. Allotropes are the atoms of the same element. उनके फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग होते हैं, दिखने में अलग दिखते हैं बट केमिकल प्रॉपर्टी उनकी सेम होती है. Some elements like carbon, sulfur, phosphorus, etc. exhibit this phenomena. तो किसी किसी एलिमेंट के एलोट्रोप्स हमको दिखाई देते हैं. Crystalline allotropes of carbon include diamond, graphite and fullerene. क्रिस्टलाइन का मतलब एकदम हार्ड सब्सटेंस जिसको बोल सकते हैं, हार्ड एक पर्टिकुलर शेप होता है उनका, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन. तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलेरिन है. जबकि एमोर्फस, एमोर्फस यानी कि कोई पर्टिकुलर फिक्स शेप नहीं होता उसका, शेपलेस बोल सकते हैं. ऑफ कार्बन इंक्लूड्स कोल, कोक, चारकोल, लैम्प ब्लैक एंड गैस कार्बन. तो कार्बन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी दूसरा, कोल हो गया, कोलसा हो गया, देन कार्बन ब्लैक हो गया, इन सब का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, इसलिए इनको बोलते हैं amorphous allotropes. Now let's see about diamond. Diamond is the regular tetrahedral geometry. एक particular fixed shape इसका होता है. This is because each carbon is connected to 4 neighboring carbon atom via single covalent bond. हर एक कार्बन उसके आजू बाजू ऊपर नीचे 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है. Resulting in a single unit of the crystal. These crystal unit lies in the different planes and are connected to each other, resulting in a rigid यानी एकदम सख्त, solid एकदम 3-dimensional cubic pattern of the diamond. Diamond की कुछ characteristic है. Has a high density of 3.5 gram per cubic centimeter. Has a high refractive index of 2.5. Actually 2.42 हमने साइंस में देखा है, आपको वही याद रखना है 2.42. ये 2.5 अप्रोक्सीमेट है. It is a good conductor of heat. Heat conduct कर सकता है, but it is a poor conductor of electricity. Electricity conduct नहीं करता है. Graphite. In graphite, each carbon atom is bonded to another 3 carbon atom. Diamond एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, बट ग्रेफाइट में ऐसा नहीं है. ग्रेफाइट में एक ग्रेफाइट जो है वो 3 से ही जुड़ा हुआ था. तो चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया? तो वही इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि वो फ्री फॉर्म में होता है. लिविंग ईच कार्बन विद 1 फ्री वैलेंसी. दिस अरेंजमेंट रिजल्ट इन हेक्सागोनल रिंग्स
in the single plane and such rings are stacked over each other through a weak van der Waals force. एक के ऊपर एक, जैसे ये है इस तरह से, इसके ऊपर एक दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा, बट ये हेक्सागोनल, हेक्सागोनल पता है ना, इस टाइप से। जो चौथा वाला जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली घूमता है, इसलिए जो कार्बन का जो स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट में वो एक दूसरे के ऊपर स्लिपरी इन नेचर होता है। स्लिपरी, ये ग्रेफाइट देखा ही है आपने, पेंसिल की लीड देखी होगी, तो वो स्लिपरी इन नेचर होता है। ग्रेफाइट की डेंसिटी है 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉफ्ट एंड स्लिपरी नेचर का होता है एंड इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। तीसरा है C60, C60 यानी कि फुलरिन। C60 is also known as Buckminster fullerene. It is very popular and stable form known fullerene. It is most commonly naturally occurring fullerene and can be found in small quantity in soot. Soot पता है soot? अगरबत्ती जब जलाते हैं तो काला धुआं अगर निकलता है, या हम दिया जलाते हैं उसमें काला धुआं जो निकलता है, तो वो जो काला धुआं होता है ना उसको सूट बोलते हैं, वो एक्चुअली कार्बन ही होता है। तो उस टाइप के कार्बन में C60 के जो मॉलिक्यूल्स है वो दिखाई देते हैं। It consists of 60 carbon atoms arranged in very important 12 pentagons and 20 hexagons like a soccer ball. फुटबॉल का आपने शेप देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि हेक्सागॉन्स एंड पेंटागॉन्स की डिजाइन होती है। तो 12 पेंटागन, 12 5 साइडेड स्ट्रक्चर एंड 20 हेक्सागन यानी 6 साइडेड स्ट्रक्चर जो है वो है C60 मॉलिक्यूल्स में होते हैं। टोटल 60 कार्बन एटम्स होते हैं। नाउ चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स, कार्बन किस तरह से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड के बारे में आपको पहले ही पता है कि सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है कार्बन कार्बन के बीच में सैचुरेटेड, और डबल या ट्रिपल अगर होता है तो वो अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। तो लेट्स सी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दीज हाइड्रोकार्बन हैव द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है, दीज आर नोन एज अल्केन्स, ANE अल्केन्स। इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, तो CnH2n+2 where n starts from 1 2 3 4, 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं, these hydrocarbon have at least one कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है पूरी चेन में तो वो होता है अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन विद एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स, अगर डबल बॉन्ड होता है तो उनको बोलते हैं अल्कीन्स, जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n और n स्टार्ट्स फ्रॉम 2 3 4, 2 3 4 से स्टार्ट होगा। क्यों ऐसा, अगर डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में तो कम से कम दो कार्बन चाहिए ना, एक कार्बन से तो डबल बॉन्ड बनने नहीं वाला है, तो कम से कम दो कार्बन एटम चाहिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए। हाइड्रोकार्बन विद एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस, जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, अगेन 2 3 4 से स्टार्ट होता है। यानी अगर मैं अल्केन्स की बात करूं तो पहला होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑल। जबकि अगर मैं अल्कीन्स की बात करूं तो पहला होगा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह से। और अगर मैं अल्काइंस की बात करूं तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, इस तरह से। ओके, नाउ चेन्स, रिंग्स एंड ब्रांचेस, तो कार्बन सभी स्ट्रक्चर में अवेलेबल है कार्बन कंपाउंड। सो लेट्स सी, कार्बन चेन्स में भी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग स्ट्रक्चर। तो ये देखो स्ट्रेट चेन है, सभी कार्बन आप देख सकते हो लाइन में, और कार्बन कहीं नहीं है, सब लाइन में, तो इस टाइप के बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ये स्ट्रेट के ऊपर अगर इस तरह से दूसरा कार्बन भी है, टी शेप का अगर बन रहा है, टी शेप का, तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रांच स्ट्रक्चर। और साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो इस टाइप से रिंग स्ट्रक्चर में, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये छोटा कंपाउंड है साइक्लोप्रोपेन, कम से कम साइक्लिक के लिए 3 कार्बन चाहिए, तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि विच इज द स्मॉलेस्ट साइक्लिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड नोन, तो आपका आंसर आएगा साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन मिलके ही एक राउंड यानी साइक्लिक वे में बन सकता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, the compound with same molecular formula same but different physical and chemical property। एलोट्रॉप्स में हमने क्या पता कि अपीयरेंस सेम होता है बट उसका अपीयरेंस डिफरेंट होता है बट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। आइसोमर्स अलग है, आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। These are known as isomers and the phenomena is known as isomerism. The isomers that differ in the structural arrangement of the atom in their molecule are called structural isomers and the phenomena is known as structural isomerism। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेंटेन के 3 आइसोमर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये है सिंपल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन इसको बोलते हैं,
1 2 3 4 5 कार्बन से जुड़ा हुआ, जिसमें पहले पे और तीसरे लास्ट पे 3 3 होगा, बीच में सब जगह 2 2 होगा, क्योंकि दो आजू बाजू वाले से वो जुड़ता है। आइसोपेंटेन या तो ये सेकंड कार्बन पे आप लगा सकते हो, या तो इसी चीज को थर्ड पे लगा सकते हो, तो भी वो सेकंड ही कहलाएगा। इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया था कि चाहे आप यहां से काउंट करो, यहां से, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यू नीड टू कैलकुलेट। एंड तीसरा है, जब यही वाला कार्बन नीचे आ जाएगा, यानी सेंटर में कार्बन और ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह, तो ये है सेकंड आइसोपेंटेन और ये है नियोपेंटेन। आपको ब्यूटेन के बारे में बताया था, आपको पेंटेन के बारे में बताया था, आपको हेक्सेन के बारे में भी बताया था। ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं और हेक्सेन के 5 आइसोमर। नाउ बेंजीन। बेंजीन के बारे में एक्चुअली डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत देख लेते हैं। बेंजीन इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक यानी कि सर्कुलर वे में। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, तो ये कलरलेस लिक्विड होता है। पंजेंट ओडर, पंजेंट यानी एकदम तीखी सी स्मेल इसकी होती है। फ्लेमेबल होता है एंड वॉलेटाइल यानी इवापोरेट इजीली हो जाता है। स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिक इन नेचर, फॉर्मूला क्या है, C6H6 है। ईच कार्बन एटम इन बेंजीन इज अरेंज्ड विद इट्स 6 मेंबर रिंग एंड इज बॉन्डेड टू 1 हाइड्रोजन एटम। ये देखो यहाँ पे, ये अलग अलग स्ट्रक्चर में दिख रहा है, पेज जरा ऊपर नीचे, और आप देख सकते हो इसके 2 स्ट्रक्चर हैं। ये 6 कार्बन एटम जो है, यहाँ देख सकते हो 6 कार्बन एटम्स, हर एक के आजू बाजू जो है वो यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक हाइड्रोजन अटैच है। अब इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में फर्क क्या आपको पता चल रहा है? एक स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और दूसरे में आप देख सकते हो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो बेंजीन 2 तरह के स्ट्रक्चर इस टाइप से बना सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों सेम ही है वो। It includes 3 double bonds which are separated by a single bond. Hence, the arrangement is recognized to have a conjugated double bond and 2 stable resonance structure exist for a ring. ये 2 स्ट्रक्चर हमको बेंजीन के दिखाई देते हैं। सिंपल, यू नीड टू रिमेंबर द डायग्राम और उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो आपको देखना है। साइक्लोहेक्सेन अगर होता ना, तो हर एक कार्बन के ऊपर यहाँ पे इस टाइप से 2 H होते हैं यहाँ पे, ठीक है। हर एक कार्बन के एटम के ऊपर यहाँ पे 2 H होते हैं यहाँ पे। और अगर ये बेंजीन है तो हर एक कार्बन के ऊपर ही H यहाँ पे दिखाई देगा। Now functional group and nomenclature. Functional group, very important this one. An atom or a group of atoms which when present in a compound gives a specific physical and chemical property to it regardless the length and the nature of the carbon chain is called functional group. कई तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अल्कोहल होता है, आल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक होता है। बट जब ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन में ज्वाइंट होते हैं, कार्बन की चेन में ज्वाइंट, तो उस पर्टिकुलर कार्बन चेन जो है उसका अलग से ही पूरा एक फंक्शन यानी अलग से ही पूरी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देखा भी हमने। म्यूट कर लो भाई अपने आप को सभी लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से? सबसे पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी अल्कोहल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल है या तो अल्कोहल OH ग्रुप है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप आर नोन एज अल्कोहल्स, एग्जांपल मीथेनॉल, इथेनॉल, इस तरह से। देन एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग CHO ग्रुप आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स, फॉर एग्जांपल मीथेनॉल, इथेनॉल। अल्कोहल में ऑल लगता है, एल्डिहाइड में आल लगता है, AL लगता है। कीटोन, ये कीटोन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मैंने आपको बताया था कीटोन कैसा होता है, ये C बीच में आएगा इस तरह से और नीचे 2 बॉन्ड होंगे उस तरह से, ये C और नीचे 2 डबल बॉन्ड इस तरह से होता है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग C डबल बॉन्ड O ग्रुप फ्लैंक्ड बाय 2 अल्काइल ग्रुप आर नोन एज कीटोन। फॉर एग्जाम्पल प्रोपेनॉन, सबसे पहला शुरू होगा प्रोपेनॉन से। इधर भी हमको CH3 चाहिए, इधर भी CH3 चाहिए, क्योंकि बीच में कार्बन आता है। कीटोन के बारे में हमने देखा है कि कार्बन एटम जो है वो बीच में रहेगा और आजू बाजू अल्काइल सीरीज आएगी। तो कीटोन का सबसे मेन यही है, यही एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो सेंटर में कहीं पे आएगा, एंड में नहीं आएगा, बाकी सब एंड में हो सकते हैं।
Then carboxyl group, that is C bond COOH group. All organic acid containing carboxyl या तो carboxyl group COOH, carboxylic acid बोलते हैं इसको, जैसे इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड भी आता है HCOOH। मीथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। इसी तरह अल्डिहाइड ग्रुप में जो मीथेनॉल है ना, इसका भी कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड या तो फॉर्मल एसिड, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड ही होता है वो। हैलोजन ग्रुप, अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। The alkyl in which one or more than one hydrogen atom is substituted by halogen, bond X का मतलब वहां पे halogen है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन वहां आ जाता है, उसको बोलते हैं हेलो अल्केन्स। फॉर एग्जांपल क्लोरोमीथेन CH3Cl, ब्रोमोमीथेन CH3Br एक्सेट्रा। यानी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह पे इस टाइप से हेलोजन ग्रुप जो है वो आ जाता है ना। होमोलोगस सीरीज, homologous series constitute organic compound with the same general formula same, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, पेंटेनॉल, सभी का सेम जनरल फॉर्मूला, बट उसका जो डिफरेंस है CH2 का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, बॉन्ड CH2 ऐड होता जाएगा। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। द एडजेसेंट मेंबर डिफर्स इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय बॉन्ड CH2। जब इथेनॉल से मिथेनॉल में जाएंगे तो बॉन्ड CH2 बढ़ेगा, जब इथेनॉल से ब्यूटेनॉल में जाएंगे या सॉरी प्रोपेनॉल में जाएंगे तो भी बॉन्ड CH2 बढ़ेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एटॉमिक मास कितना बढ़ता है, तो एटॉमिक मास 14 AMU से बढ़ता रहता है, 14 AMU से बढ़ता रहता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है? द मेंबर ऑफ एनी पर्टिकुलर फैमिली हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस सीरीज हम उसी को बोलेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। अल्केन सीरीज हो गया, अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, देन अल्कोहल सीरीज हो गया, देन कीटोन सीरीज हो गया, बट उसके सारे मेंबर में अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तभी हम उसको होमोलोगस सीरीज बोल सकते हैं। Their physical properties such as melting point, boiling point, density, etc. shows a regular gradation with the increase in the molecular mass. जैसे जैसे molecular mass बढ़ता जाएगा, compounds बड़े बड़े होते जाएंगे, तो उनकी physical properties में भी थोड़ा changes आएगा। Now कुछ कुछ chemical property totally eradicate कर दी है, combustion ये सब मैंने बाजू में टिक कर ही दिया है, कौन सी नहीं है करके। ऑक्सीडेशन नहीं है, एडिशन, रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, सबसे मेन आपका इथेनॉल एंड इथेनॉइक की प्रॉपर्टीज पूरी निकल गई है, तो वो सब नहीं है यहाँ पे। एस्टरिफिकेशन, सपोनिफिकेशन, ये सब कुछ निकल गया है, रिएक्शन सब निकल गए हैं। फ्रेंडली कार्बन, व्हाई कार्बन कैन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड, एक्चुअली चैप्टर के स्टार्टिंग में आना चाहिए था ये। कैटेनेशन अकर्स मोस्ट रेडिली व्हेन द कार्बन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, कार्बन का सबसे पहले तो छोटी साइज है इसलिए आराम से बॉन्ड बना लेता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, टेट्रावेलेंसी एंड कैटेनेशन एंड टेंडेंसी to form multiple bond with other atom account for formation of innumerable carbon compounds. सबसे पहले catenation क्या है? Catenation is a self-linking property of the element by which an atom forms a covalent bond with other atoms of the same element to form a straight, branch, or the ring size of different sizes. It is shown by carbon, sulfur, silicon. बहुत ही कम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस टाइप के स्ट्रक्चर शो करते हैं। कार्बन सबसे यूनिक है क्योंकि कार्बन लंबी से लंबी चेन भी बना सकता है और वो भी स्टेबल रहता है, जबकि सल्फर और सिलिकॉन इतने ज्यादा स्टेबल नहीं है। सल्फर का डायग्राम यहाँ दिया है, एसिड मॉलिक्यूल हमको ये पता है, तो एसिड का इस टाइप से डायग्राम है, ये वेवी स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, ऑलरेडी ड्रॉ करवाया था मैंने, तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नाउ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोप फॉर्मेशन, सोप एंड डिटर्जेंट्स, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। पहले तो सोप एंड डिटर्जेंट है क्या, तो उसके बारे में समझ लो। When soap is added to water, the soap molecule uniquely orient themselves to form a spherical shape micelle structure. ये micelle structure जो है वो इस टाइप का micelle structure बनता है, मैं आपको बता दूं। ये डर्ट अगर है तो इस टाइप के स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, इसके बाहर जो है वो है आयोनिक कंपाउंड, यानी आयोनिक बॉन्डेड है। ये गोल स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है, आप देख सकते हो ये वाला। ठीक है,
Non-polar hydrophobic part or the tail of the soap attracts the dirt or the oil part. ये जो आपको डंडी दिख रही है, जो वेवी डंडी जो दिख रही है, ये जो डंडी है वो हाइड्रोकार्बन्स की पार्ट है ये। तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? वो डर्ट को अट्रैक्ट करेगा ऑफ द फैब्रिक। while the polar hydrophilic part or the head region, ये जो गोल आपको दिख रहा है, ये गोल जो है, तो ये जो पार्ट है तो वो है ये है आयोनिक पार्ट। आयोनिक पार्ट पानी में डिसॉल्व रहता है, जबकि हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो है वो वाटर में डिसॉल्व रहता है, सॉरी डर्ट में डिसॉल्व रहता है। बॉन्ड COO Na रिमेन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वाटर मॉलिक्यूल। देखो इस टाइप का मिसेल फॉर्मेशन गोल स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाता है, और ये डर्ट जो है बीच में, डर्ट जो है उसको खींच लेता है। The agitation or the scrubbing of the fiber helps the missile to carry away the dirt particle and detach them from the fiber of the fabric. ये देखो जब उसको रगड़ेंगे इस टाइप से, हिलाएंगे या वॉशिंग मशीन में गोल गोल घूमेगा, तो यहाँ पे होगा एक एक्शन, एक एगिटेशन होगा, जिसकी वजह से डर्ट पार्टिकल जो है वो पूरा निकल जाएगा। तो जो सोपी मॉलिक्यूल है वो डर्ट को लेके पानी गंदा कर देगा, जबकि फैब्रिक जो है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। हार्ड वाटर क्या होता है? Hard water contains salts of calcium and magnesium, principally as bicarbonates, chlorides or sulfates. When soap is added to hard water, जब सोप हार्ड वाटर में डालेंगे तो क्लिनजिंग एक्शन प्रॉपर्ली होगा नहीं। Calcium and magnesium ions of the hard water react with the soap, forming insoluble कर्डी white precipitate of sodium and magnesium. एक अलग सा कर्डी स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि सॉल्युबल नहीं है, जो क्लिनजिंग एक्शन प्रॉपर्ली कर पाएगा नहीं, उस चीज को बोलते हैं स्कम, SCUM, स्कम। तो ये फॉर्मूला इक्वेशन है, किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा। सोप का C17H31COO Na या C15H31COO Na। सोप जो है जब मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड हार्ड वाटर के कंपाउंड्स हैं इसमें डिसॉल्व होगा तो ये स्कम बनता है। ये जो कंपाउंड है वो इनसॉल्युबल होता है, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट कन्वर्ट करता है, और जो कि क्लींजिंग एक्शन प्रॉपर्ली होने देता नहीं है। These precipitates stick to the fiber being washed and hence interfere with the cleansing action of the soap. Therefore, a lot of soap is wasted if water is hard. तो कपड़े जब धोते हैं तो हार्ड वाटर में ही धोने, सॉफ्ट वाटर में ही धोने चाहिए, हार्ड वाटर में अच्छे से क्लींजिंग एक्शन होगा नहीं। ठीक है, सो दैट वाज चैप्टर नंबर 4 समरी थी। नाउ चैप्टर नंबर 5 हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन। Introduction to periodic classification of the elements. Why classification? Classification क्यों करना है? Without the classification of element, it would be extremely difficult and time consuming to individuals study the chemistry of all the elements. Hence, to simplify and systematize the study of element and their compound, they are classified into groups and periods. तो अलग अलग ग्रुप्स और अलग अलग पीरियड्स में उसको कन्वर्ट किया गया है। Periodic classification of the elements. अर्ली मॉडल्स ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी? तो डॉबेरिनर ट्रायड। हमने देखा है डॉबेरिनर ने क्या किया था। तो डॉबेरिनर 3-3 के ग्रुप बनाए थे। डॉबेरिनर अरेंज अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू इंक्रीज एटॉमिक masses and it is known as triad. He showed the atomic mass of the middle element is approximately the arithmetic mean यानी average of the other two. But Dobereiner could identify only 3 triads from the following element. तो ये देख सकते हो लिथियम वाला उसने बताया था, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम का बताया था, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का बताया था। तो बस 3 पेयर ही वो शो कर पाया था। तो बाकी सारे एलिमेंट्स का क्या? तो बाकी सारे एलिमेंट्स के बारे में वो शो कर पाया था नहीं। उसके बाद कौन आया? तो उसके बाद आया भाई साहब न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपना इस टाइप से स्ट्रक्चर दिया, इस टाइप से अरेंजमेंट किया। When the element arranged in the increasing order of the atomic masses, the physical and chemical properties of the every 8th element are similar to that of the first. हर एक 8वां जो एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी पहले जैसी थी। तो उसने अच्छे से पहले तो किया, कुछ कुछ एलिमेंट वो अच्छे से अरेंज कर लिए उसने। न्यूलैंड कंपेयर्ड दिस ऑक्टेव टू द सीरीज ऑफ 8 नोट्स ऑफ द म्यूजिकल स्केल। एक्चुअली 7 नोट्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, तो 7 म्यूजिकल सुर होते हैं। तो जो 7 के बाद 8 आता है ना, वो हम वापस से सा बोलते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो जो सा है ना वो एक्चुअली पहले वाला ही है। तो जो इसमें भी 8 एलिमेंट आ रहा था उसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी थी? तो फर्स्ट वाले जैसी थी। तो उस 8 एलिमेंट को उसने कहाँ रखा? फर्स्ट वाले के नीचे रखा।
assumptions and limitations क्या थे न्यूलैंड के? The law was applicable for the element with the atomic mass up to 40. Atomic mass 40 यानी सिर्फ नंबर 20 कैल्शियम तक ही ये वैलिड था. Property of the new element discovered did not fit in the law of octaves. वो फिट नहीं हो पाया. In few cases, Newland placed two elements in the same slot to fit element table. अब ये देखो, कोबाल्ट और निकल को एक ही टेबल में रख दिया उसने, जो कि जरूरत नहीं थी. He also grouped unlike element under the same slot. अब देखो, ये आयन जो है, आयन को फ्लोरीन के नीचे रखा उसने, जो कि इसकी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं करती है. तो एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी थी वो 20 कैल्शियम तक ही इसकी प्रॉपर्टी ये सब बराबर थी, बट उसके बाद जैसे ही एलिमेंट्स गए, ना उसका एटॉमिक मासेस मैच हो रहा था, ना प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी. तो न्यूलैंड भाई सब भी फेल गए थे. उसके बाद आया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ये लॉ है वेरी इंपॉर्टेंट. The physical and chemical property of the element are periodic function of their atomic weights. Atomic weights या तो atomic mass के हिसाब से इसने भी अरेंज किया था. मेंडलीव के फीचर्स क्या थे? Features of Mendeleev periodic table: 12 horizontal rows which were condensed to 7 known as periods. अब एक्चुअली 6 थे उसमें, तो आपको 6 याद रखना है, 6 periods थे उसमें, ठीक है. 8 vertical columns are known as groups. Group 1 to 7 subdivided into A and B groups. Group 8 does not have any subgroup and contain 3 elements in each row. Element in each same group exhibit similar property. तो जो ग्रुप्स उसने बनाए थे वो सभी एलिमेंट में जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर ही थी. अचीवमेंट क्या थे? मेंडलीव ने क्या ऐसा किया था जिसकी वजह से उसका पीरियोडिक टेबल इतना ज्यादा वैलिड हुआ? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट. Elements with each similar property were grouped together that made the study of their chemical and physical property easier. Correction of atomic masses. जो न्यूलैंड ने गलतियां की थी वो सुधर गई इसमें. Placement of the element in the Mendeleev periodic table help in correction of the atomic masses of certain elements. For example, the atomic mass of beryllium was corrected from 13.5 to 9. Similarly, atomic mass of indium, gold, platinum, etc. was also corrected. Predictions of property of yet to be discovered elements. सबसे मेन काम तो ये किया था उसने, फ्यूचर में एलिमेंट्स अगर कोई डिस्कवर होते उसके लिए उसने गैप्स छोड़े थे और जो फ्यूचर में सक्सेसफुल भी रहे थे. Eka boron, Eka aluminum, and Eka silicon were names given to the yet to be discovered elements. The property of these elements could be predicted accurately from the element that belong to the same group. These elements when discovered were named as scandium. Boron के नीचे आया था scandium, aluminum के नीचे आया था gallium, and silicon के नीचे आया था germanium respectively. तो उस टाइम पे जब मेंडलीव ने ये डिस्कवरी की थी तब उस टाइम पे नहीं थे ये एलिमेंट्स, बाद में डिस्कवर हुए थे, तो उसका प्रेडिक्शन जो था वो 100% करेक्ट था. प्लेसमेंट ऑफ द नोबल गैसेस. नोबल गैस जो थे, जो 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे, उनके लिए बराबर से उसने अरेंजमेंट करके रखा था. लास्ट में विदाउट डिस्टर्बिंग एनी ऑफ द ग्रुप और रो उसने अलग से लास्ट ग्रुप में ये सारे के सारे एलिमेंट्स रख दिए. When discovered, they were placed easily in the new group called the zero group of the Mendeleev table without disturbing the existing order. बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी. तो लिमिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में पूछते हैं ये. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की पोजीशन वो बता नहीं पाया था. हाइड्रोजन रिजेंबल्स टू बोथ अल्कली मेटल्स, दैट इज 1A ग्रुप में, एंड हैलोजन यानी कि 7A ग्रुप में इन प्रॉपर्टी. दोनों की जैसी ही प्रॉपर्टी इसकी थी. सो मेंडलीव कुड नॉट जस्टिफाई इट्स पोजीशन. तो मेंडलीव ये पोजीशन को जस्टिफाई कर पाया था नहीं कि हाइड्रोजन को प्लेस कहां पे करें. पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. आइसोटोप्स यानी कि हमने देखा है कि किसी किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं. तो आइसोटोप के क्या पोजीशन रखें, क्योंकि आइसोटोप्स में कैसा होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट मास नंबर अलग अलग होता है. और अरेंजमेंट इसने मेंडलीव ने कैसे किया था, मासेस के हिसाब से किया था. तो अगर मासेस अलग अलग है तो हर एक आइसोटोप की पोजीशन अलग होनी चाहिए थी ना, बट वो एक्सप्लेन कर नहीं पाया था. Atomic weight of isotope differs, but they were not placed in different positions in the Mendeleev periodic table. उसने अलग नहीं किया था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बट उसका था बहुत एक्यूरेट. Anomalous pair of the elements. अलग अलग जो पेयर थी वो उसने अरेंज नहीं कर पाया. Cobalt has the higher atomic weight but was placed below nickel. कोबाल्ट का मास ज्यादा था निकल से. उसने कैसा किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास के हिसाब से किया था. बट कोबाल्ट का मास ज्यादा था फिर भी उसने निकल से पहले रखा था. एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बट बाद में जब मॉडर्न पीरियड टेबल आया तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका था ये. प्लेसमेंट ऑफ द एलिमेंट लाइक इन द डिफरेंट ग्रुप्स. जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी बट वर प्लेस इन द डिफरेंट ग्रुप. प्लेटिनम, गोल्ड, इन सब की प्रॉपर्टी सेम, बट इनको अलग ग्रुप में रखा था. हो सकता है उस टाइम पे उसने कुछ अलग प्रॉपर्टी देखी हो. कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी.
he could not explain the cause of periodicity among the element, कि किस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं, किस तरह से उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, वो एक्सप्लेन कर पाया था नहीं। उसके बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। अब नंबर के हिसाब से आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से आया। Cause of the periodicity, it is due to the repetition of the same outer shell electronic configuration at a certain regular interval। अगर सेम रो में है तो उनका सेम शेल होगा, एक ही शेल होगा, उनका सेम शेल होगा, और उसी में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड होते रहते हैं। अगर अलग अलग ग्रुप्स है तो शेल नंबर भी ऐड होते रहते हैं। Periods in the modern periodic table, element present in the same period have the same number of shells which is equal to the periodic number। अगर पीरियड 4 है यानी कि उसमें 4 शेल है, अगर पीरियड 3 है तो उसमें 3 शेल्स है। On moving from left to right in the given period, the number of electron in the valence shell increases from 1 to 8। जब लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो एक एक करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पीरियड, द फर्स्ट पीरियड, ये बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है। फर्स्ट पीरियड जो है उसमें 2 ही एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और हीलियम, सबसे छोटा पीरियड है, शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकंड पीरियड है लिथियम टू नियॉन, एंड थर्ड पीरियड है सोडियम टू आर्गन। 8 एलिमेंट दोनों में है, सेकंड और थर्ड में दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी शॉर्ट पीरियड कहलाते हैं। फोर्थ पीरियड जो है पोटेशियम से क्रिप्टन तक, एंड फिफ्थ पीरियड है रुबिडियम से जेनॉन तक। इसमें 18 ईच, दोनों में 18 है, जो लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं। सिक्स पीरियड है जो जिसमें 32 एलिमेंट्स है, सीजियम से लेके रेनॉन तक। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है, सबसे ज्यादा 32 एलिमेंट्स है इसमें। और सेवंथ पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसीलिए क्योंकि फ्यूचर में कोई भी नए एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो सकते हैं। After the recent discovery of the new element and their addition to the periodic table, the seventh element is officially completed। अब ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका है, 118 एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं। ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ग्रुप्स कैसे हैं? देयर आर 18 वर्टिकल ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स दैट आर नोन एज ग्रुप। ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली, ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 15 को बोलते हैं पेनिसोजेंस, 16 को बोलते हैं कैल्सोजेंस, 17 को बोलते हैं हैलोजेंस, 18 को बोलते हैं नोबल गैसेस। अब इसमें 15, 16, 17 15 और 16 याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। अल्कली मेटल्स क्या है? तो फर्स्ट ग्रुप में जो वो अल्कली है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम आर अल्कली मेटल्स। They were given the name because all react with water to form alkalis। ये सभी के सभी पानी के साथ रिएक्ट करके अल्कलीज बनते हैं। अल्कलीज हमने कल देखा था, अल्कलीज कौन होते हैं? जो पानी में डिसॉल्व होकर अपने आयन सेपरेट कर देते हैं, वो अल्कलीज होते हैं। Alkali metal all are shiny, soft, highly reactive solid at standard temperature and pressure, and readily lose their outermost electron to form cations with 1+ charge। क्योंकि इनके outermost में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन इजीली जो है वो डोनेट कर देते हैं। इनके वैलेंस शेल है 1। सिमिलरली अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उसमें आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ग्रुप है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। They were given name because their oxides are alkaline in nature। इनके जो ऑक्साइड है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर है, इसीलिए। They are shiny, silvery white, somewhat reactive, hard solid at standard temperature and pressure। They lose 2 electron to the outermost shell and forms cations with 2+ charge। Cation यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। Its valence electrons are 2। Halogen यानी 17 ग्रुप है। 17 ग्रुप में कौन कौन से? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्सेनिक है। और आर हैलोजेंस एग्जिस्ट इन डायटोमिक मॉलिक्यूल H2, Cl2, Br2, इस तरह से। They were given symbol X, usually denoted to refer as any halogen। They were given the name halogen from the Greek word hel यानी कि salt, and gen means to produce। जो salt produce करता है उसको बोलते हैं halogen। Because all give wide range of salts on reacting with metal। ये जितने भी हैं सारे salts के साथ, salt बनते हैं metals के साथ react करने के बाद। जैसे क्लोरीन है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके NaCl बनता है, वैसे ही। The halogen exists at room temperature in all the 3 states, solid, liquid, gas। solid में आयोडीन है, एस्टेटाइन जो है वो लिक्विड स्टेट में है, सॉरी आयोडीन एंड एस्टेटाइन। देन लिक्विड में ब्रोमीन है, और गैस जो है वो फ्लोरीन एंड क्लोरीन है। देन नंबर ऑफ वैलेंस शेल तो वो 7 है। और नोबल गैस लास्ट ग्रुप जो है, द एलिमेंट्स इन द 18 ग्रुप दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन आर कॉल्ड नोबल गैस। ये 18 ग्रुप में है।
दे ऑल आर odorless, कोई स्मेल नहीं है, कोई कलर नहीं है, मोनोएटॉमिक गैस है, कोई डबल इनके बॉन्ड नहीं है, आर वेरी लो केमिकली रिएक्टिविटी, काफी ज्यादा कम रिएक्टिविटी शो करते हैं, एक्चुअली नील रिएक्टिविटी इनकी होती है. Since their valence shell is considered to be full, they have little tendency to participate in the chemical reaction. When discovered and identified, scientists thought that they were exceedingly rare, ये बहुत ही कम है, as well as chemically inert, and therefore these gases were given name rare or the inert gases. इनके outermost में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं except helium, helium को छोड़ के. Classification of modern periodic table. मॉडर्न पीरियड टेबल आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. मेटल्स कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि पॉजिटिव आयन बनाते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. इन जनरल केसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर. मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? बेस जैसा होता है, बेसिक होता है वो. नॉन मेटल्स क्या है? तो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज दे फॉर्म बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. इन जनरल फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर. एंड मेटलॉइड्स कौन होते हैं? तो एलिमेंट विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स सच एज मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स इनको बोलते हैं. फॉर एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरोलियम एंड पोलोनियम. जिगजैग लाइन पे जो है टेबल में, उनको बोलते हैं हम लोग मेटलॉइड्स. और ये जो टॉपिक है ट्रेंड्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुका है, तो ये आपको करना नहीं है, ये भी पूरा एलिमिनेट हो चुका है. तो दैट वाज योर चैप्टर नंबर 5 पूरा कंप्लीट. 4th और 5 हो चुका है. अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, तो पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं.